नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना आपका हमारे मनोवैज्ञानिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो दोस्तों, अभी तक का हमारा कई लगभग 3 साल से हम आपको इस चैनल पर समय समय पर चीज़ें लाते रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर दिखाई गई हैं, बताया गया है। नीट, JEE, SSC, PSC या UPSC की तैयारियां मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे की जाती हैं, इस बारे में भी हमने समय समय पर आप लोगों को बताया है। आज का हमारा टॉपिक शिक्षा में मनोविज्ञान की भूमिका, ये वाला टॉपिक आपको आज हम बता रहे हैं। लेकिन डिप्रेशन, फोबिया, आतंकवाद, भय, बार बार हत्या करने का विचार आना, लड़ाई झगड़े करना, सास बहू की नहीं पटना, या बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, तो आप अपने नज़दीकी काउंसलिंग सेंटर यानी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर या मानसिक रोग विशेषज्ञ या मनोरोग विशेषज्ञ या मनोवैज्ञानिक से संपर्क कर मार्गदर्शन ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, या हमसे भी व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा पता है मालपुर रोड, चित्रांश काउंसलिंग सेंटर, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर, मालपुर रोड, पुणे। आप हमसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मिलने का समय है 10 बजे से 2 बजे तक और शाम कल 6 बजे से 9 बजे तक। चलिए, मैं आज आपको शिक्षा में मनोविज्ञान की भूमिका के बारे में हमारा जो टॉपिक है जी आपको बताने जा रहे हैं। कुछ टॉपिक पर चर्चा की जाए। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान करेंगे, और अभी तक कई लोगों की समस्या का हमने समाधान किया है। यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शिक्षण अधिग्रहण प्रतिक्रिया को प्रभावित बनाने का कार्य करते हैं और छात्रों के व्यवहार को समझाने या समझने एवं उनकी आवश्यकताओं को समझाने में अध्यापक की सहायता करती है। जिस कारण शैक्षणिक मनोविज्ञान को शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया है। यह अधिगम की सरल व सहज बनाने का कार्य करते हैं। इसकी भूमिका को हम निम्न रूप में भी जान सकते हैं, और कई रूप में व्यक्तिगत भिन्नता। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, समाजशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने ये बात को माना है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। अर्थात हर व्यक्ति का शारीरिक विकास, मानसिक विकास भी भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण, अध्यापक बच्चों को गणित से जोड़ना घटाना सिखाता है। गणित में जोड़ना घटाना अध्यापक सिखाता है, तो ऐसे बच्चों में एक बच्चा जल्दी सीख जाता है, जबकि दूसरा बच्चा वही चीज को सीखने में काफी समय लगाता है। अर्थात अध्यापक को यह देखना होगा कि हम किस तरह दोनों बच्चों को साथ लेकर बताते हैं कि 2 गुणित 2 25 गुणित 25 625 होते हैं। कुछ बच्चे इस बारे में बहुत जल्दी सीखते हैं और कुछ बच्चे बहुत आराम से या सीखने में काफी समय लगाते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में भी इनका अपना अहम योगदान निभाता है। जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो बच्चों की मानसिक स्थिति को, जो भी पाठ्यक्रम गवर्नमेंट जैसे NCERT वगैरह जो भी पाठ्यक्रम बनाते हैं, वो बच्चों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अर्थात छठी कक्षा में छात्रों के लिए ना ही 5वीं कक्षा का, ना ही 5वीं कक्षा के लिए छठी कक्षा का पाठ्यक्रम
मनाया जाता है और मनाया भी जाना नहीं चाहिए। दोनों छात्रों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। नकारात्मक और सकारात्मक पुनर्वलन, बच्चों को कब और कौन सा पुनर्वलन देना है यह बताने में भी यह अध्यापक की सहायता करता है। मनोवैज्ञानिक काफ़ी इस पर रिसर्च होते हैं, काफ़ी सोचते हैं, इसके बाद वो सहायता करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बच्चा किसी समस्या को सुलझाने में असहाय सिद्ध हो रहा है तो हम उसे नकारात्मक प्रबलन नहीं देंगे, बल्कि उसे अभिप्रेरित करेंगे। करना चाहिए, अभिप्रेरित करेंगे या करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस बच्चे को नकारात्मक प्रलोभन देंगे तो वो बच्चा अपने आप को कमज़ोर समझेगा, जबकि हमको ऐसा नहीं करना। बच्चों को कमज़ोर नहीं समझाना, बच्चों को समझाना है कि भाई आप कमज़ोर नहीं हैं, और बच्चों को ये भी समझाना है कि अपने आप को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन थे, उन्होंने जो बोला है कि अपने आप को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आगे चलकर यह सोच उसको अधिगम यानी सीखना करने में उसकी समस्या उत्पन्न करेगी। अगर हम उसको कमजोर, तो वो आगे चल के सोचने में काफ़ी समस्या उत्पन्न करेगी। हम जो निष्कर्ष पर पहुँचे, हम निष्कर्ष के बारे में बताते हैं। साधारण शब्द में इसको हम मन का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत मनुष्य एवं पशु पक्षियों की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन भी मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। मन के विज्ञान का अध्ययन का अध्यापक जो टीचर होता है, छात्र को समाज में समायोजित करने के कौशलों में वृद्धि कर सकते हैं। आधुनिक समाज की भ्रामित मनोस्थिति को देखते हुए इसकी आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आपने हमारी जो चैनल है इसके माध्यम से जाना है कि मनोविज्ञान क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकार और शिक्षा में इसकी भूमिका को आना व समझना, इस बारे में मैंने आपको समझाया है। अभिरक्षा परीक्षण क्या है और कैसे होता है, इस बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। बस आज इतना ही। कल तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। लेकिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो भी लाइक किए कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अपने नज़दीकी साइकोलॉजिकल काउंसलर सेंटर पर जाकर साइकोलॉजिकल काउंसलर से मिल सकते हैं, या मनोवैज्ञानिक से मिल सकते हैं, या मानसिक रोग विशेषज्ञ से भी आप परामर्श ले सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।